तो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है इट इज़ द पार्ट ऑफ हीट। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर इन जेईई मेंस और नीट एग्जाम। आपका जो ये एग्जाम है केवल ये इसमें परफॉर्मेंस केवल इसी बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आपको कितना आता है। यहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस एक टाइम फ्रेम में दिखानी है और टाइम फ्रेम में दिखानी है तो उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। तो आपको एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि विच क्वेश्चन इज़ टू बी अटेम्प्ट एंड विच क्वेश्चन इज़ टू बी लेफ्ट। आपको जो क्वेश्चन आसान है वो अटेम्प्ट करना है क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है जो रीडेंटिक हों, उसके बाद कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है ये कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इसको करोगे तो ये कम टाइम में आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे और यू विल हैव सम एडेड एडवांटेज। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इट इज़ फॉर द सोशल कोज। तो यहाँ पर अपन हीट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कैलोरीमेट्री। तो जो कैलोरीमेट्री है उसमें क्या हो रहा है उसके पहले अपने को ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो ऑब्जेक्ट पर हीट के क्या इफेक्ट होते हैं। तो बाई ऑब्जर्वेशन अपन ने फाइंड किया है कि या तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करेगा या अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज लेगा। आपने देखा होगा कि जब अपन आइस को हीट दे रहे हैं तो वो मेल्ट हो रहा है तो स्टेट चेंज ले रहा है, और अगर वाटर को हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। और थर्ड जो इसका इफेक्ट है वो है थर्मल एक्सपेंशन। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो थर्मली एक्सपेंड होता है। अगर उसके पास लेंथ है तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरिया तो एरिया में एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर अपन इसको नेग्लेक्ट कर दें, मींस क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं लिक्विड में और सॉलिड में वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो जब तक ये मेंशन नहीं हो, जब तक अपन केवल इसकी चर्चा ना करें तो फिर अपन इसको क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं और नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो फॉर कैलोरीमेट्री जो इफेक्ट ऑफ द हीट है ऑब्जेक्ट पर वो इन्हीं दो बातों पर फोकस है कि या तो उसका टेम्परेचर राइज होगा या वो स्टेट चेंज लेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और डीप पे ले जा रहा हूँ। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आइडिया है कि क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ डेल्टा क्यू क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ हीट है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। जो ऑब्जेक्ट को अपन हीट दे रहे हैं या ऑब्जेक्ट से हीट ले रहे हैं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की। और ये क्या है, वर्क डन। वर्क डन कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा, पी डीवी के इंटीग्रेशन से। और अगर अपन वॉल्यूम एक्सपेंशन को जीरो मान लेते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। सो डीवी क्या हो गया, जीरो। तो एज सच जो डेल्टा क्यू है दैट इज डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। अभी तक अपने को पता नहीं है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट में अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि दो तरीके की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ या दौड़ लगा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कौन सी एनर्जी है तो आप कहोगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। इट इज़ द एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम एट रेस्ट, तो क्या मेरा जो ब्लड है वो रेस्ट पर है? इट इज़ नॉट एट रेस्ट। ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, और हार्ट क्या कर रहा है, रेगुलरली पंपिंग कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो बॉडी में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी की बात है वो इंटरनल एनर्जी की बात है, और इंटरनल एनर्जी जो बॉडी स्टोर करेगी दैट विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ
काइनेटिक एनर्जी एंड आइदर विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन उसको हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब इंटरनल एनर्जी चेंज होने से या तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, या तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, या तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ऑफ द हीट सप्लाई जो है मीन्स जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ पार्ट इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाए और कुछ पार्ट इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए। आइदर इट विल बी एडेड टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और विल बी एडेड टू इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन बॉडी को हीट दे रहे हैं और हीट से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी कौन सी वाली चेंज हो रही है, चेंज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है विदाउट चेंज इन स्टेट। तो जैसे अपन ने लिक्विड को हीट दी और उससे लिक्विड का क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो फिर अपन कह सकते हैं कि स्टेट तो चेंज हो नहीं रही, तो अपन कह सकते हैं कि जो अपन ने हीट दी है वो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो रही है। और देन वी विल यूज द रिलेशन डेल्टा क्यू इक्वल टू AMC डेल्टा टी। हियर सी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो सेकंड पार्ट है कि जब अपन हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में जा रही है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, चेंज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो रही है। और जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में ऐड होगी तो सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो स्टेट चेंज लेगा। तो जब हीट सप्लाई क्या हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाती है, देन स्टेट विल चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर and we will use the relation delta Q equal to ml. Here L is the latent heat of the transformation. अब अपन वापस इस बात पर फोकस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। तो अपन ने देखा कि जब भी हीट देने से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर अपन रिलेशन लिखेंगे डेल्टा Q इक्वल टू AMC डेल्टा T, वेयर डेल्टा Q इज द एक्सचेंज ऑफ द हीट विद सब्सटेंस, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, delta T is the change in temperature and C is the specific heat capacity. अब अगर अपन C की यूनिट की बात कर रहे हैं तो C की यूनिट के लिए अपन ने M डेल्टा T को इधर ले गए तो C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T हो गया। डेल्टा Q क्या है, हीट, हीट क्या होती है, एनर्जी। सो इट्स यूनिट विल बिकम जूल पर केजी केल्विन। और जो प्रैक्टिकल यूनिट है हीट की दैट इज कैलोरी, और अगर अपन कैलोरी में ले रहे हैं तो इट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। When we have to find out the dimension, तो अपन ने जूल की डायमेंशन पुट कर दी ml/T-2 और मास की कर दी m और टेम्परेचर की कर दी केल्विन, तो इट बिकम्स L/T-2 K-1। तो स्टूडेंट अभी अपन समझ रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन ने देखा था कि जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किन बातों पे डिपेंड्स करती है, तो किसी भी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तो जो है ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। मींस जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। जैसे अगर अपन पानी का टेम्परेचर 1 kg मास ऑफ द वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर रहे हैं तो इट नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट। और अगर उसकी जगह 1 kg मिल्क ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करने के लिए इट नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगी। अगर अपन कॉपर का ले लें 1 kg मास और उसकी टेम्परेचर राइज करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो उसको कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर कॉपर की जगह अपन आयरन का ले लें 1 kg मास तो इट नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ द हीट फॉर राइजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी कि कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन अगर अपन एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो भी ये डिफरेंट स्टेट में क्या होगा, डिफरेंट होती है। जैसे अपन H2O की बात कर रहे हैं तो एक ही सब्सटेंस है,
लेकिन ये तीन डिफरेंट स्टेट में आइदर इट मे बी इन लिक्विड और वी कॉल्ड इट वाटर, और सॉलिड फॉर्म में इट इज कॉल्ड आइस, एंड इन गैसेस फॉर्म इट इज कॉल्ड स्टीम। तो जो वाटर की फॉर्म है वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी या दैट इज 1 कैलोरी। लेकिन अगर अपन वही आइस की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर रहे हैं, है सब्सटेंस H2O, लेकिन नाउ हीट की रिक्वायरमेंट है वो 1 कैलोरी से रिड्यूस होकर कितनी हो गई 0.5 कैलोरी हो गई। इसी तरीके से स्टीम में देख रहे हैं तो इट इज 0.47। तो ये एक ही सब्सटेंस के लिए डिफरेंट स्टेट में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं अपन, एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सी की वैल्यू होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या होती है, डिफरेंट होती है। अपन जो सी की वैल्यू अपन ने जो डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी रिलेशन लिखा है वहाँ पे अपन ने सी को कांस्टेंट सपोज किया है, बट ये कांस्टेंट होता नहीं है, ये थोड़ा बहुत क्या होता है डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से क्या करता है, वेरी करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अपन देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस जो है अपनी वो एज के साथ क्या हो रही है, थोड़ी बहुत वेरी कर रही है। जब आप 15 साल के थे तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ और थी, जब आप 18 साल के हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस कुछ और हो गई, अब जब आप 50 साल के होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी 1 साल में। तो इसी तरीके से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी क्या हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर अपन बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस का, तो थोड़ी बहुत जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, चेंज होती है। दैट्स वाई उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब C अगर टेम्परेचर का फंक्शन होता है तो फिर अपन एम सी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर अपन एम को तो बाहर ले लेंगे लेकिन C बाहर नहीं आएगा बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जो फंक्शन दे रखा होगा टेम्परेचर की फॉर्म में उसको पुट कर देन वी विल इंटीग्रेट। बट अपन जनरल केस में C को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो MC को बाहर ले लिया और DT का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डेल्टा टी, एंड रिलेशन विल बिकम डेल्टा Q टू MC डेल्टा टी। अब अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात, दैट इज ए हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, अगर अपन किसी भी सब्सटेंस का उसका मास कुछ भी हो, व्हाटसोएवर इट मास, अगर अपन उसको कुछ हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज हो रहा है, तो जब अपन डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो जब डेल्टा क्यू है दैट इज एम सी डेल्टा टी, और अपन ने इसको एम सी डेल्टा टी पुट कर दिया तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया और इट इज कॉल्ड एम इंटू सी, इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, और इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर केल्विन और कैलोरी पर ग्राम। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट को क्यों डिफाइन करा अपन ने और इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अपन जनरली जो भी कैलोरीमेट्री में अपन वाटर को हीट दे रहे हैं, तो अपन जब किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो अपन उसको डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते, इट हैज टू बी पुट इन सम वेसल फॉर हीटिंग। तो जब अपन किसी वेसल में पुट कर रहे हैं वाटर को और इसको हीट दे रहे हैं तो अपन देना तो वाटर को चाहते हैं, लेकिन साथ में हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वेसल का भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो वेसल कितनी हीट ले जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वेसल का मास पता होना चाहिए और वेसल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए। लेकिन अगर अपन इन दोनों चीज़ों की जगह अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट लिख दें तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि कितने मास वाटर के इक्वल जो है वेसल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब अपन हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल को मास ऑफ द वाटर इन ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या है, एम इंटू सी, एम क्या है मास ऑफ द वेसल, सी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल, लेकिन अपन इसको काय की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ वाटर की टर्म में। तो ये तो W है और ये स्पेसिफिक हीट W क्या है, मास ऑफ द वाटर इन ग्राम, और CW क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब अपन ग्राम में लेते हैं इसके मास को तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो इसको 1 पुट कर दिया तो W इक्वल टू क्या है MC। तो जो इसकी हीट कैपेसिटी है वेसल की
mc, वो मास ऑफ द वाटर इन ग्राम में अपन ने रिप्रेजेंट कर दी है, और इसको क्या बोल रहे हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अब अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझने के लिए, और फिर अपन धीरे धीरे इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे और अपने टारगेट की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे की तरफ। तो मैंने एक वेसल ले रखा है यहाँ, फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल 0 ले रखा है। इसका मतलब है जो भी हीट में दे रहा हूँ वो किसको ऐड हो रही है, वाटर को ऐड हो रही है। हीट लॉस को मैंने नेग्लेक्ट माना है, इसका मतलब है जो सराउंडिंग में हीट का लॉस हो रहा है वो 0 है, और जो हीट मैंने इसको दी वो सारी की सारी किसको मिल रही है, वाटर को। मास ऑफ द वाटर कितना ले रखा है अपने 2 kg, इनिशियल टेम्परेचर कितना रहेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हीट देके इसका टेम्परेचर कितना कर रहे हैं अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब अपने को पता है कि रिलेशन कौन सा लगेगा, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू mc डेल्टा जी। अब जो c की वैल्यू है वो अपन देख रहे हैं कि कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, सो वी हैव टू पुट द मास इन ग्राम। तो अपन ने मास कितना है 2000 ग्राम है, सी की वैल्यू कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और राइज इन टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपन ने पुट कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, और ये 15 इंटू 2000 क्या हो गया 30,000 कैलोरी, और इट इज 30 किलो कैलोरी।